जब आप किसी नए नाटक का चयन करते हैं, जी। तो मुख्यतः आप उसमें क्या देखते हैं? नहीं, नाटक चयन करना एक मतलब बहुत ही कठिन काम है। हम उसको कुछ मतलब स्टेज पे परफ़ॉर्म करने के लिए उसका डिज़ाइन प्लेराइट जो लिखते हैं वो A4 साइज़ में ही मतलब A4 पेपर के अंदर में ही समाता है। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित विक्रमोत्सव, इस तरह के आयोजन आपको क्या लगता है कि एक कलाकार के लिए क्या मायने रखते हैं? नहीं, ये फेस्टिवल जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के हैं, जो भी मतलब आइडियाज़ लिए हैं, मतलब बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है, कला से बहुत जल्दी ही मतलब हमारे जो बैरियर्स है, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, वो बॉर्डर नहीं रहेगा। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ संस्था द्वारा प्रसारित भारत विक्रम श्रृंखला के इस अंक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने निर्देशन के द्वारा मंच को जीवंत स्वरूप दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उड़ीसा से हमारे बीच पधारे नाट्य निर्देशक श्री हरा प्रसाद पटनायक जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपको नाट्य निर्देशन के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे या कौन आपके गुरु थे? मैं जब मैट्रिकुलेशन में था, यानी 10th स्टैंडर्ड में था, तो मैं पहले एक्टिंग करता था। एक ग्रुप में कुछ ग्रुप में जाके एक्टिंग करता था। तो मैं सोचा कि नहीं, मुझे चाहिए एक प्रोफेशनल गुरु जो पूरा मुझे ट्रेन कर सके इस दौरान। तो मैं उड़ीसा में एक जाने माने बहुत बड़े दिग्गज हैं वो इंटरनेशनल लेवल से भी लेके नेशनल लेवल, ये सब में दिग्गज हैं। तो उनका नाम है सुबोध पटनायक जी, जो नाट्य चेतना ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उनके तत्वावधान से मैंने पूरा मेरा नाटक कैरियर, एक्टिंग और डायरेक्शन, जो भी ग्रामर है उनसे ही मैंने सीखा है। और वो भी मुझे अभी भी इस एज में भी वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मतलब कुछ भी मेरा शो है, कुछ भी मेरा प्रोडक्शन है, तो अभी भी वो आके मुझे हेल्प करते हैं। तो इसीलिए नाट्य चेतना सुबोध पटनायक जी जो मुझे बहुत सारे प्रेरणा देते हैं इस दौरान। आपको क्या लगता है कि सफल नाट्य निर्देशक में क्या विशेषता होनी चाहिए? नहीं, सफल नाट्य निर्देशक वो होगा जो पहले एक्टिंग का ग्रामर जिसको मालूम है। पहले निर्देशक के मतलब बैकग्राउंड देखे तो वो एक अच्छा एक्टर होना चाहिए। उसका एक्टर जो है उसको थोड़ा क्रिएटिविटी होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ, हम लोग अभी जो हैं वो पढ़ना बहुत कम करते हैं। मतलब जैसे कविताएं और हमारा स्टोरी वगैरह और नोवेल्स, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आ गए एक्टिंग सीख लिए हो जाएगा हम डायरेक्टर, ऐसा तो नहीं है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक्टर को पढ़ना एक बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है। एक्टिंग मतलब एक्टिंग में कैरियर करना है तो उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह ये सब सेकेंडरी में आएगा, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी नए नाटक का चयन करते हैं, तो मुख्यतः आप उसमें क्या देखते हैं? नहीं, नाटक चयन करना एक मतलब बहुत ही कठिन काम है। मतलब एक जैसे होता है ना, टक्कर देने वाली बात है। तो अगर प्लेराइट कुछ लिखते हैं, हम उसको कुछ मतलब स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए उसका डिज़ाइन प्लेराइट जो लिखते हैं वो A4 साइज़ में ही मतलब A4 पेपर के अंदर में ही समाता है। हम जो देखते हैं वो मतलब 250, 1,500, लाख मतलब पूरा विजुअल करते हैं उसको। मतलब हम तो एक आध दो राइटर जो लिखते हैं वो 2 आंख में ही लिखते हैं, तो जो देखने आते हैं वो तो लाखों आंखें हैं। तो उसके लिए हम सजाते हैं। फिर भी ऐसे सजाना नहीं है तो ये अच्छा रहा, मोर का एक स्ट्रक्चर बना तो स्टेज में अच्छा लगा। नहीं, मोर क्यों है, तो लॉजिकली हमको सजाना ज़रूरी है। तो राइटर सब प्लॉट्स वगैरह सब डिस्कशन करके राइटर के साथ बैठ के उनके साथ पूरा प्लॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट, पूरा मतलब डेवलपमेंट, मतलब जो स्क्रिप्ट होता है वो रॉ मटेरियल होता है। एक्चुअली में स्क्रिप्ट एक रॉ मटेरियल है। तो जब वो डेवलप होता है तो हम उनके साथ बैठते हैं। वो शो के बाद जब वो रिपीटेशन होता है शो का, उसके बाद भी वो फाइनल ग्राफ में नहीं आता।
अगर ये शो अगर 10 साल बाद भी है तो डायरेक्टर चाहेगा कि नहीं उसको और थोड़ा कैसे मतलब डेवलप किया जाए और थोड़ा कैरेक्टर्स को एनहांस किया जाए। तो ऐसा चलता रहता है। स्क्रिप्ट कभी भी नॉट एट ऑल वो एक रॉ मटेरियल ही है लाइफ लॉन्ग। हम उसको किताब बना देते, नहीं किताब नहीं है। एक्चुअली स्क्रिप्ट जो है, नाटक जो है, वो लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर अब स्टोरी वगैरह लिटरेचर के अंडर में आते हैं, लेकिन नाटक तो लिटरेचर नहीं है। ये वो आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, वो परफॉर्म करना है। तो जितना परफॉर्म होता जाएगा वो भी मतलब हमारा मतलब डायरेक्टर का भूख उतना ही बढ़ता जाएगा। मतलब ये आज उज्जैन पे है, कल दिल्ली में होगा, कल जम्मू कश्मीर में होगा, आउट ऑफ इंडिया होगा, तो डायरेक्टर चाहेगा वो डे बाय डे उसका मतलब जो कैरेक्टर से जो नाटक है उसका डेवलपमेंट होता जाए। वैसा हमेशा सोचता ही रहता है। मतलब वो कभी का दी एंड नहीं होता, फिल्म का दी एंड हो जाता है, तो नाटक का कभी नहीं होता। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप लोग स्क्रिप्ट पे ध्यान देते हैं, स्क्रिप्ट आपने किसी भी नाटक की लिखी, उसके बाद आपकी प्राथमिकता क्या होती है? कहानी होती है, कलाकार होता है, या उससे जुड़ी भावनाएं होती हैं? नहीं, अगर मैं पहले एक स्क्रिप्ट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये स्क्रिप्ट को सोच रहा हूँ तो मेरे पास एक्टर्स ये हैं तो उनको एक्टर्स को लेके कभी स्क्रिप्ट बनाया नहीं जाता। पहली बार तो मेरे पास स्क्रिप्ट है तो मैं मेरे एक्टर्स को मतलब अगर कोई परमानेंटली ग्रुप में काम कर रहा है कोई भी एक्टर, तो डायरेक्टर को मालूम है कि हाँ मेरा एक्टर्स ये हैं तो मुझे वो उस टाइप का स्क्रिप्ट उठाना चाहिए और कर देना चाहिए। नहीं, वो तो नहीं होता। एक्टर्स आते जाते रहते हैं, बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, बाद में जाके कहीं पे परफॉर्म करने के लिए अलग अलग जगह पे काम करते हैं, मतलब प्रोफेशनली जो जहाँ से पैसे मिलते हैं। तो पहली बात है, हम जब स्क्रिप्ट लेते हैं तो उसको ऊपर पहले शोध करना पड़ता है। उसका पूरा इंच इंच में उसको तोड़ना, उसको बिखराना, ये सब करना जरूरी है डायरेक्टर को। मैं पहले भी आप जो पहले भी क्वेश्चन पूछे थे मैं भी उससे कहा है, क्योंकि वो दी एंड नहीं होता है कभी भी, वो लास्ट टाइम तक मरते दम तक वो चलता ही रहता है। तो हमें उससे पहले लाना है, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करना है। दो चार जो हमारे जो मतलब ये हैं जो हमारे जो आइडल्स हैं, हम जिसको मानते हैं, उनको दिखाना चाहिए वो कैसा है, क्योंकि हम इसे सामाजिक मतलब सोशल के लिए कर रहे हैं ना, सोसाइटी के लिए, तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, क्या अफेक्ट है वो, तो उसको देखना है। नहीं तो हम कोई राजा महाराजा ऐसे उठा के मतलब हम अगर विक्रमादित्य के ऊपर करेंगे तो विक्रमादित्य वो क्या कहें, उसका हिस्ट्री है हमारे पास, इतिहास है, पूरा का पूरा इतिहास है, तो वो हमारे लिए अभी इतना जरूरी नहीं। अगर अभी के टाइम पे 2026 में विक्रमादित्य जीवित होते तो अब क्या कर सकते हैं वो जरूरी है। अगर विक्रमादित्य अभी 2026 में अगर जीवित रहते तो क्या करते, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी कंटेंट बहुत कम हो गया है। अभी बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम चाहते हैं कि कुछ माइथो ले लें, कोई एपिक स्टोरी ले लें, कोई एंशिएंट स्टोरी ले लें, तो हमारा नाटक बहुत अच्छा जाएगा और हमारा नाटक बहुत अच्छा होगा। बहुत मतलब हाईली जगह पे हम नाटक करवा सकते हैं, हाईली प्लेटफॉर्म पे हम नाटक करवा सकते हैं। वैसा थिंकिंग बहुत कम, मतलब कंटेंट ही नहीं है ना हमारे पास अभी सोचने का, मतलब अभी प्ले राइट भी बहुत कम है। लिटरेचर पर्सन बहुत है लेकिन प्ले राइट जो है बहुत कम है। वो दिक्कत हो रहा है अभी डायरेक्टर को कि प्ले राइट कहाँ से लाए। और नाटक तो दूसरी बात है, नाटक कैसे करेंगे, प्ले राइट की बहुत जरूरत है। और प्ले राइट अभी जो उनकी जो मांग है हम भी नहीं दे सकते। नाटक कहाँ से देगा उनकी मांग? अगर वो कहेंगे हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे 10,000 15,000 20,000 ऐसी मांगे करेंगे तो हम कहाँ पे देंगे? हमें इतना भी आना चाहिए। तो उसके दौरान हम पूरा नाटक पहले देखते हैं, उसके ऊपर शोध करते हैं, उसको पूरा तोड़ फोड़ के उसको पूरा एक ड्रामाटाइज फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद हम कैरेक्टर चॉइस करते हैं। मेरे पास चाहे ही भले कैरेक्टर को हो लेकिन वो उसमें आना चाहिए। जैसे आप फिल्म वगैरह में कास्टिंग वगैरह होता है वैसे सेम टू सेम नाटक एक यूनिट की तरह ही काम करता है। वैसा नहीं है हमारे पास ये है नहीं भाई तुम मेरे साथ 10 साल से काम करो नहीं तुम्हें लीड कास्ट करूंगा, वैसा कुछ भी नहीं। अगर आप में जा रहा है तो वो कैरेक्टर तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हमको एक्टर ट्रेनिंग की और एक मतलब ट्रेनिंग पार्ट को ऐड करना पड़ता है। जैसे हम वर्कशॉप कहते हैं, थिएटर वर्कशॉप वगैरह जो चलता है हमारे
डेली लाइफ में, तो उसको करवाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के एक्टर वर्कशॉप ज्वाइन करना ही ज़रूरी, बहुत मैंडेटरी है। पढ़ना तो बहुत चाहिए, एक डायरेक्टर हो या एक्टर, कोई भी इस फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना ही कम हो गया, वही दिक्कत है। जैसा कि आपने कहा कि आप लोगों के पास अभी स्क्रिप्ट राइटर मिलना मुश्किल है, उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा होती हैं किसी भी कहानी को लिखने के लिए। यहाँ पर हम अपने धर्म के, अपने संस्कृति के, अपने संस्कारों के संरक्षण के लिए एकत्रित हुए हैं विक्रमोत्सव के माध्यम से। हमारी एक पहल है कि जितने पुराने हमारे ग्रंथों में कहानियां हैं वो युवा पीढ़ी तक पहुंचे। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, युवा पीढ़ी अभी भी हमारे बहुत, मतलब ये जनरेशन, अभी जो यंग जनरेशन, ये बहुत अभी मोबाइल पे बहुत बिजी रहता है। टैपिंग में सब चीज़ आ गया। अभी देखिए यूट्यूब वगैरह ये सब विक्रमादित्य, अगर कोई भी बच्चा कोई भी एक्टर बनना चाहता है, कि अगर अलग एक फील्ड में रिसर्च वगैरह कर रहा है, तो अगर वो चाहेगा कि नहीं मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा विक्रमादित्य के बारे में पढ़ूँ, वो बुक नहीं ढूंढेगा। वो सबको मालूम है, अब तो डिजिटलाइज हो गया है ना, सब तो आ जा रहा है वर्चुअल लाइब्रेरी में, तो विक्रमादित्य वहीं पे चालू हो गया। क्योंकि वो जो विक्रमादित्य का जो जन्म का काल है, जो अभी भी जो उनके बारे में जो भी लिखे हैं, क्योंकि पहले हम जो ग्रंथ वेद वगैरह थे वो सब श्रुति आकार में थे, मतलब मैं आपको बोल के सुना दिया तो आप जितने याद करते गए, अभी आप नेक्स्ट को जाओगे, नेक्स्ट को वो दान में दोगे, तो उसमें 100% श्योर है कि आप एक ना एक लाइन छूटने वाले, मैं छोड़ दोगे। भाषा में अशुद्धि आएगी, शुद्धियां नहीं आएगी, उसमें गलती होने में बहुत चांसेस है। तो वो विक्रमादित्य काल, अभी देखिए वो अभी भी जो डिजिटल लाइब्रेरी में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत है। मैं कल भरत वाक्य नाटक कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी मेरे पास इतना ठोस सबूत नहीं है कि हाँ 2500 वर्ष पूर्व भरत वाक्य, मतलब जो भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचना किए थे, कि निष्पादन किए थे, उसका कोई भी मेरे पास क्लू नहीं है, कि कोई भी सबूत नहीं है। तो यही है डिजिटलाइज दुनिया का प्रभाव हमारे ऊपर, हम पढ़ते ही नहीं है। क्या है ये अक्षर, हम पुराना किताब, कौन इतना मोटा किताब पकड़ के ऐसे पढ़े, मोबाइल में आ गया तो मोबाइल में सब गलत है। जबकि हम पूरा लाइफ मोबाइल में पूरा बिताना चाहते हैं। हम सो के कैसे कौन पढ़ेगा, मतलब इतना बड़ा किताब, इतना मोटी किताब कौन लेके पढ़ेगा, तो वही दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है, जैसा कि आपने कहा कि अगर हम एक के बाद एक किसी को कहानी सुनाते हैं, बताते हैं, तो उसमें भाषा का भी थोड़ी अशुद्धियां आती हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इतने अध्याय लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं प्राचीन काल पे, प्राचीन ग्रंथ हैं, बहुत सारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, उनमें जो भी कहानियां हैं, है ना, क्या उन्हें हम नाट्य के माध्यम से आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं? क्यों नहीं पहुंचा सकता। एक देखिए अभी ये पेंटिंग जो आपके चारों ओर लगे हुए हैं, देखिए अभी जो आर्ट कर रहा है तो उसमें लिख देता है कि आर्ट बाय XYZ कोई। उस टाइम पे जब वो वेद, अगर कोई पेंटिंग वगैरह कुछ भी शास्त्र वगैरह लिखते थे तो वो कभी अपने नाम मेंशन नहीं करते थे, जो बहुत सारी चीजें दब के रह गया। अभी भी भरत मुनि के बाद भाषा भी आए थे, नंदिकेश्वर भी आए थे। देखिए हम मतलब चुने माने लोगों की नाम ही याद रखते हैं, जितने हम रिसर्च करके निकाल पाए, वो भी सही तरीके से निकाल नहीं पाए। मतलब हम बस 10% या 5% ही निकाल पाए उनके, उसमें बहुत बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन वो जो उस टाइम पे जो राइटर हैं वो ऐसा लिखते नहीं थे। तो बहुत ज़रूरी है, मतलब हमारा रिसर्च भी, हमारे जो रिसर्चर, हम जिसके अंडर उनके काम कर सकें, रिसर्च करेंगे तो किसके अंडर काम करेंगे, काम तो करना है। मुझे अगर जानना है तो मैं आपसे पूछूंगा कि दीदी मुझे बता दीजिए ये क्या है। आपके पास भी उतना ठोस सबूत चाहिए, लॉजिकली प्रूफ चाहिए कि नहीं, मैं अगर किसी को कुछ चीज़ बताता हूँ तो वो है क्या। अगर नहीं है तो अगर वो पूछेगा कि मुझे लॉजिकली प्रूफ, तो मैं दिखाऊं कहाँ से, क्योंकि हम भी सुन के, हम भी पढ़ के कहें कि है ना, वो 2500-3000 वर्ष पूर्व लिखा गया था, 5000 कितना मालूम तो नहीं, लेकिन वो डे बाय डे जनरेशन टू जनरेशन वो जब स्प्रेड होता जाता है
तो वो मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है मेरा अगले पीढ़ी सम पटनायक आके वो लिखना मेरे ग्रैंडपा लिख के गए थे तो मैं इसको और एक बार लिख लेता हूँ। हो सकता है उसमें एक शब्द का मिसिंग हो, लाइन की अशुद्धियाँ हो, एक लाइन ही छोड़ दिए हो, उसके बाद और एक पटनायक लिखेगा, तो डे बाय डे एक एक लाइन कटता जाएगा। फिर जब वो पूरा एक 2000 1000 हो तो काफी लाइन कट गए होंगे, भाषा में अशुद्धियाँ आ गई। तो वैसे दिक्कत तो नहीं, हम करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते, हम उसको नाटक के दौर पे दिखा सकते हैं। क्योंकि नाटक एक बहुत ही प्रभावशाली थेरापी है, मैं भी पहले बोल चुका हूँ, ये बहुत ही प्रभावशाली थेरापी है। क्योंकि ये जो है कलाकार एक दर्शक के माध्यम में कम्युनिकेट, मैं अगर मंच पे कुछ कर रहा हूँ तो मैं भी आप देख के मुझे रो पड़ेंगे, हंस उठेंगे, क्रोधित हो जाएंगे। फिर क्यों? सेकंड टाइम पे आपको दिमाग में आएगा, मैं अगर आऊँगा इसको तो मार दूंगा मंच के नीचे, बैक स्टेज पे देख लूंगा, ऐसे बोलता रहता है मंच पे। क्योंकि कलाकार और दर्शक बहुत बड़े, मतलब उसको महसूस करना चाहिए, क्योंकि कलाकार एक मंच में कुछ कर रहा है, अगर हम कुछ नीचे देख रहे हैं दर्शक के हिसाब से, तो बहुत बड़ा लीक है भाव और रस का। वहाँ पे भाव स्टार्ट होता है, धीरे धीरे संचारित होकर हमारे पास आता है, तो रस यहाँ पे उत्पत्ति होती है। अगर मैं वहाँ पे कुछ करुण रस की काम कर रहा हूँ तो आपको देखने रोना आ गया, तो सफल एक्टर है। तो बाद में आप जाके पूछेंगे, अरे ये क्या हो गया, तुम ऐसे रोए, तो मैं रो पड़ा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि हम जो कर रहे हैं वो दर्शक के ऊपर सही तरीके से लागू हो और वो सही अनुभूति लेके जाए। ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं मनमानी कर देंगे मंच के ऊपर, दर्शक रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेके घर जाएगा। ऐसा बहुत तरीके से होता है। कुछ दर्शक होते हैं मनोरंजन के लिए आते हैं और कुछ दर्शक चित्तरंजन के लिए आते हैं, दोनों बहुत डिफरेंट है। मनोरंजन यहाँ से होता है, चित्तरंजन यहाँ से होता है, बहुत बड़ी डिफरेंस है। अगर मनोरंजन है तो सर्टन टाइम यहाँ से जाएगा, कालिदास संस्कृत अकादमी गेट के बाहर भूल जाएगा। चित्तरंजन वो है वो बस जाके, नहीं मैं एक नाटक देखा था और उसमें एक किरदार था भरत मुनि, ओह क्या कैरेक्टर कर रहा था वो लड़का, वो ढूंढेगा कि ये इसका कोई यूट्यूब वगैरह है क्या, वही चित्तरंजन। तो वो जो भी हम कर रहे हैं मंच पे परफॉर्मेंस, तो एनी फील्ड हो आर्ट के, तो हमेशा इधर होना चाहिए। इधर होने के लिए हम उस टाइप के रिसर्च होना चाहिए। हम दर्शक एक्चुअली पूरा, मतलब जो क्या बोलते हैं, हमारे उड़िया में बोका बोलते हैं, हिंदी में क्या बेवकूफ, दर्शक एक्चुअली में बेवकूफ है। अगर उनके मतलब मंच में एक कलाकार कुछ भी बोले तो एक्सेप्टेंस है, मतलब उनको, मतलब हमारे एक नाटक में टर्म है एक विश्वास, एक विश्वास तो है। हम सब छलना कर रहे हैं मंच पे, मैं मेरी माँ को मार रहा हूँ, मैं माँ को मार दिया, परशुराम उनके माँ का गला काट दिया, तो जो भी देखेगा वो ऑटोमेटिकली, नीचे जब बैठे हुए दर्शक वो ऑटोमेटिकली क्रोधित हो जाएगा, ये माँ को मार दिया। क्योंकि वो माँ को मारने के बाद मतलब सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र हम मंच पे कोई भी अहिंसा नहीं दिखा सकते, हमको दिखाना पड़ता है। मार नहीं सकते, लेकिन मारने का अभिनय करते हैं, छलना कर सकते हैं, तो माँ भी ऐसे गिर के पड़ सकता है, ऐसा कुछ। जिन नाट्यों के बारे में आप बात कर रहे हैं अहिंसा के लिए, तो निश्चित तौर पे हम वो नाट्य का मंचन इसलिए कर रहे हैं कि दर्शकों तक कोई एक मैसेज उस नाटक के थ्रू पहुंचे। हाँ, नहीं मैसेज तो ठीक है, लेकिन वो अगर परशुराम अपने माँ को मंच पे मार दिया जाए, एक सीन है, तो जो डायरेक्टर को सोचना चाहिए, तो मार तो दिया, लेकिन हम परशुराम के बारे में तो बोल भी दिए, तो ऑडियंस लेके क्या जाएगा घर पे। मतलब माँ को मार के उसके बाद सॉरी माँ मैं जरा भूल गया, अभी तो इतना पावर भी किसी के पास नहीं है कि मरा हुआ माँ को उठा सके। अगर सच्ची में मार दिया कोई, तो मरा हुआ माँ को कौन उठाएगा फिर। मुझे लगता है कि इसमें एक नाट्य निर्देशक की भूमिका बहुत जरूरी है। वो दिखाना जितना जरूरी नहीं है, वो इफेक्टिव कितना है ऑडियंस के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, वो बहुत बड़ी जरूरी है। परशुराम क्या किए थे उससे मतलब नहीं, परशुराम अगर अभी करेंगे तो क्या मतलब रहेगा, वही दिखाना बहुत जरूरी है। मैं माँ को मार नहीं सकता, उसके रिगार्डिंग कुछ तो करता, मैं कुछ तो मैसेज दिया जाएगा,
बस माँ को मार दिया क्योंकि लिखा हुआ है उनको मारना है। नहीं, वैसा नहीं होता। उसे सही दिशा की ओर ले जाना ये आपका मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य है। एक नाट्यकार को भी बहुत मुख्य कार्य है और निर्देशक को भी मुख्य कार्य है, और ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस जो है वो एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए उनका कि हाँ ये हो सकता है। हाँ, नाटक देखिए, नाटक एक जो चीज है वो नाट्य शास्त्र में लिखा गया है कौन से वर्ग के लोग कौन से किरदार कर सकते हैं या कौन से वर्ग के लोग नाटक देखने जाते हैं। भरत मुनि ने जब ये निष्पादन किया था तो उनसे भी गलती हो गई थी। मैंने भी शास्त्र पढ़ा है, सुना है, लेकिन उनका भी जो वो भी गलती कर रहे हैं। वो भरत मुनि है, शिव का अंग है, ब्रह्मा के मानस पुत्र कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, तो वो जब उनके द्वारा भी गलती हो जाता है, बाद में बाकी ब्रह्मा जी और शिव जी उनका आपको समझाते हैं कि नहीं बेटा, तुम तो मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किए थे, तो नाट्य तो मनोरंजन के लिए नहीं है। इसीलिए वो एक बैरियर, मतलब भरत मुनि खुद के हिसाब से एक बैरियर लगा दी नाटक में। नहीं, ये सब कर सकते हैं, इसका जात वात लिंग धर्म वर्ण कुछ भी नहीं है, ये सब कर सकते हैं। कोई राजा कोई वगैरह इसको, ये सब पूरा संप्रदाय, पूरा ऑल सिविलाइजेशन के लिए मतलब सब कर सकते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं, मत करो। चित्तरंजन के लिए करो, जो कोई लेके जा सके, याद कर सके आपको, वैसा कुछ करो। सोसाइटी के लिए वो क्या अफेक्ट करता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, आपको पिछले इतने वर्षों का अनुभव है निर्देशक के रूप में, जब आप किसी कलाकार का चयन करते हैं और उसे कोई किरदार देते हैं, कितनी कठिनाई आती है कि आपके अनुसार वो कलाकार क्या आसानी से उस किरदार में उतर जाता है या बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है? नहीं, कलाकार तो मतलब ऐसे नहीं आते हैं, प्रोफेशनल तो नहीं आते हैं हमारे पास, क्योंकि वो तो सब सिनेमा वगैरह ये सब में लगे हुए हैं। तो हमारे पास जो आते हैं पूरा रॉ मटेरियल, पूरा कीचड़ ही आते हैं, पूरा मिट्टी। उनको हम पूरा तैयार करके उसमें स्केलेटन डाल के मार के गाली गुलज करके करना पड़ता है। हम जितने भी चेहरे के ऊपर ऐसे क्या करेंगे? फिर बच्चे तो है, उनको मानना भी तो है, क्योंकि वो एक अनुशासन है। नाटक तो एक अनुशासन है ना। नाटक विदाउट नाटक अनुशासन कुछ भी नहीं है। नाटक अनुशासन के अंदर ही होना चाहिए। उनका एक डेकोरम है, उनका एक रूल्स रेगुलेशन है। मैं आज 6 बजे मतलब बुलाए हैं सर, नहीं 7 बजे जाऊंगा, खाना पीना खा के मस्ती वगैरह कर, नहीं 5:55 तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सर है, ऑर्डर है। मेरे वजह से और 2-4 आर्टिस्ट बैठेंगे वहां पर। क्यों ऐसा क्यों करना मुझे? इसीलिए मैं रॉ मटेरियल की बहुत पसंद करता हूँ। प्रोफेशनल टाइम नहीं देंगे, और प्रोफेशनल आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। वो बोलेगा क्या यार, हम तो वहाँ पे 1 घंटा ऐसे मेकअप लगा के बैठ जाएंगे तो मिल जाए 10-15 हज़ार। क्यों यहाँ पे 2.5 घंटा 3 घंटा बैठेंगे? वो भी क्या पेमेंट देंगे? 15,000 1 महीने के बाद। तो वही दिक्कत होता है नाटक में, पैसे नहीं है कलाकार को देने के लिए। जितने भी आते हैं तो प्रोडक्शन वगैरह में खर्चा हो जाता है। तो वो मतलब जो नाटक करते हैं जो डायरेक्टर, वो उनके दिल की बात है। मैं भी नाटक कर रहा हूँ, मैं अभी कलाकार को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, ओनली टेक्निकल्स को देता हूँ। जो भी टेक्निकल्स हमारे टर्म है, मतलब जो लाइट्स में, जो साउंड में, जो गाना सिखाना आता है वगैरह, कोई वर्कशॉप लेने आते हैं तो उनको देना पड़ता है। एक्टर एक्ट्रेस को नहीं मिलता है, कलाकारों को नहीं मिलता। देन मुश्किल है देना, बहुत मुश्किल है। और जो हमारा कलाकार जो है वो कीचड़ की तरह आता है, पूरा मिट्टी। ये बच्चा 2-3 साल, मेरे भी अभी कल प्ले जो होगा उसमें बहुत सारे बच्चे जो नए हैं, अभी 3 साल 4 साल हो गए उनको नाटक करते हुए मेरे टीम में। तो उनका डेवलपमेंट डे बाय डे मैं करता रहता हूँ, क्योंकि ग्रुप को बिठाना नहीं चाहिए। नहीं, हम नाटक करेंगे तब भी जाके बच्चे लाएंगे, वैसा मत करना। अगर हम बोल रहे हैं कि हम एक ग्रुप है, थिएटर ग्रुप, तो उसको रेगुलर बेसिस में काम करवाना चाहिए। नाटक केवल अभिनय की काम नहीं है। हम आएंगे, नाटक आएगा तो हम अभिनय करेंगे, बस हमारा काम इतना है। नहीं, बहुत सारे चीजें होते हैं नाटक के पूर्व ही। जब नाटक एक प्रस्तुत होता है 2 महीने का उसका टाइम ड्यूरेशन देता है, और 3 घंटे एवरीडे। तो उसके पीछे वाली जो कहानी है उसमें से आपको स्क्रिप्ट डेवलपमेंट से लेके पूरा स्टेज क्राफ्ट, ये सब में डायरेक्टर के साथ एक्टर्स बैठना जरूरी है।
अगर कोई एक्टर कैरियर करना चाहता है इस फील्ड में तो अभिनय सब में है, फिल्म में है, सीरियल में है, यूट्यूब वगैरह अभी जो भी है अभिनय का और थिएटर ही है। निर्देशक के रूप में आपको ऐसे आपके कौन से पहले नाटक ने पहचान दी कि निर्देशक के रूप में आप बहुत सफल खुद को देख पाए हो? मेरा पहला नाटक था यही भरत मुनि के ऊपर, लेकिन मेरा नाम यही नहीं था, भरत मुनि नहीं था। मैं जब पहले नाटक स्टार्ट करने के लिए सोचा, ऐसे ही घर में सो रहा था, एक ग्रुप करूंगा सोच के बहुत दिनों से सोच रहा था। तो मेरा जो एक दोस्त था, हम दोनों मिलके साथ में ही काम कर रहे थे एक ही ग्रुप में, नाट्य चेतना में, सुबोध जी के अंडर में। तो मैंने अरे एक काम करते हैं, ग्रुप निकालते हैं ना ड्रामा के। अरे क्या ग्रुप निकाला है? अरे कैसे काम करेगा, एक्टर्स कहाँ से लाएंगे, स्क्रिप्ट कहाँ से लाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे वो नाटक करने के लिए? तो ये बहुत प्रॉब्लम हुआ था। नहीं, मैं बोला ठीक है, मेरे पास जितने भी पीएफ वगैरह पैसा है मैं उसको उठाता हूँ और एक नाटक ग्रुप खोलते हैं। चलो पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हमारे जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे दौर पे हम क्या नाटक करेंगे, वो उसमें 1 महीना 2 महीना चला गया। क्या नाटक करें? नहीं, भरत मुनि के ऊपर पहला ग्रुप का पहला नाटक है, तो हम पहले भरत मुनि के ऊपर करते हैं। तो भरत मुनि के ऊपर तो सारे चीजें मतलब ठीक नहीं है, तो कहाँ पे काम करते हैं, वेट कर लेते हैं, अलग कोई प्ले करते हैं। तो ऐसे करते करते वो जो मेरा जो दोस्त है राजेश पंडा, वो पढ़ाई एकेडमिशियन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स एमपीए का। तो उसके पास एक जो पढ़ता था, वो जो पीजी करता था, उसके पीजी का एक प्रोडक्शन था, ट्राइबल प्रोडक्शन, जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहता है। मतलब मैं ग्रुप तो डाल दिया, मतलब ये दे दिया, सब पूरा एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे दिया, ग्रुप खुल रहा है, आ जाइए जी, जिसको कलाकार बनना है। तो ऐसे जैसे बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट पेपर वगैरह में दे दिए, सब बच्चे आ गए। आए तो आए 40-50, पहले ग्रुप 40-50 कैसे हैंडल करेगा? इतना बड़ा रूम कहाँ से? हम सोच रहे थे ऐसे ही एक 750 स्क्वायर फुट में एक रूम ले लेंगे, 2-4 आर्टिस्ट करवा देंगे। हम सोचा भी नहीं था कि नया ग्रुप 40-50 आ जाएंगे आर्टिस्ट, अब करेंगे क्या? तो उनको भी भगा भी नहीं सकते, फिर करेंगे क्या? तो हम सोचे नहीं, एक बड़ा सा नाटक करना पड़ेगा, कोरस। हमारे जो कोरस होता है ना, मतलब सब बच्चे, बहुत सारे कलाकार की आवश्यकता होती है। हाँ। उस टाइप का नाटक। तो एक ही हमारा पास मतलब अस्त्र था। अगर हम एक ट्राइबल प्ले करेंगे, कम्युनिटी का दिखाएंगे, तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट लग सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी की बात आई तो उनका ट्राइबल का डांस वगैरह ये सब रहेगा। उसी हिसाब से हम पहले ट्राइबल प्ले किए थे, राग मतलब गुस्सा। तो उसके ऊपर वो भी एक मतलब पूरा एक ट्रू स्टोरी ऊपर, इंडिया के मतलब उड़ीसा के एक ट्रू है, लाइफ स्टोरी है, मतलब एक बंदे का, ट्राइबल परजा नाम का एक ट्राइबल कम्युनिटी है, परजा। तो उसके ऊपर वो कहानी था। उसके बाद भी नहीं, वो बच्चे तो अभी नहीं जाएंगे, काट कूट के अभी नेक्स्ट प्ले के लिए अभी वो 10-15 ही कर जाए। नहीं सर, अब नहीं करना है, हम चले जा रहे हैं, हमारा बहुत हो गया, बहुत प्रेशर हो गया। तब हम 10-15 चले जाते हैं, तो और भी रह गए 30। तो क्या करेंगे? फिर एक उठाया था एक टाटा के ऊपर, हमारा जो टाटा कंपनी है ना, उसके ऊपर एक उड़ीसा में कलिंग नगर में एक हादसा हुआ था 15-16 साल पहले, बहुत ही निर्मम तरीके से हुआ था। उसके ऊपर भी हम एक नाटक करना था, धनु तीरथ का था। धनु यानी हमारा जो एरो है, उसकी बात, वो जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो हो तो उसके दौरान हम जाके हिस्ट्री म्यूजियम, हमारा जो उड़ीसा में हिस्ट्री, भुवनेश्वर में जो हिस्ट्री म्यूजियम, उस पर मतलब जाके पढ़ाई किया, रिसर्च वगैरह किया, क्या हो सकता है। तो पहले वो राजेश ही लिख रहा था नाटक वगैरह, उसके बाद वो थोड़ा डिटैच हो गया, क्योंकि उसका पढ़ाई वगैरह, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उसके ऊपर काम करने के लिए वो बाहर चला गया। तो मैं अभी राइटर कहाँ से लाऊं? तो इसी हिसाब से वो बीच में दिक्कत। अभी 2-4 प्ले अभी मैडम अलग कोई राइटर लिख रहे हैं सब, तो वो भी लिख रहा है, अभी ये भी लिख रहे हैं। वो आज ही पहुंचने वाला है, अभी हमारे प्रोडक्शन में है। लेकिन जो भी करना चाहिए वो सिचुएशन के हिसाब से डायरेक्टर चूज करता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित विक्रम उत्सव, इस तरह के आयोजन आपको क्या लगता है कि एक कलाकार के लिए
संस्कारों के लिए, संस्कृति के लिए, दर्शकों के लिए क्या मायने रखते हैं और किस तरह से कलाकार को मदद करते हैं एक दूसरे से जोड़ने की? नहीं, ये फेस्टिवल जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के हैं, जो भी मतलब आइडियाज़ लिए हैं, मतलब बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है, कला से बहुत जल्दी ही मतलब हमारे जो बैरियर्स है, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, वो बॉर्डर नहीं रहेगा। हम जो वसुधैव कुटुंबकम जो बोलते हैं, तो एकजुट हो जाएगा, पूरा एकजुट हो जाएगा। वैसा नहीं है, हमको फेस्टिवल मतलब क्या है, एक भाईचारा है। हम आए किसी मतलब एक राज्य से, आप आए एक राज्य से, तरह कैसे हैं, चाहे हम एक साल में एक ही बार मिले, जैसे भी मिले, भाईचारा की मतलब जो है वो क्रिएट होता है। ये बहुत बड़ी मतलब चुनौती भरा काम है, इतने जन को इकट्ठा करना, फिर नाटक करवाना, फिर बहुत सारे मतलब जान पहचान वाले बन जाते हैं। जैसे आप आज मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कल आपको मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ें फेस्टिवल के दौरान मतलब ड्रामा नहीं, अलग अलग फील्ड में भाईचारा होता रहता है और एक बहुत ही बॉन्डिंग क्रिएट होता है। मतलब अगर ये फेस्टिवल ख़त्म हो जाए तो हाँ, मुझे टीम को जानता हूँ, मैं बुला सकता हूँ। ये भी आफ्टर फेस्टिवल भी ये दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी मतलब चुनौती भरा काम है और ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये सिर्फ मतलब मध्य प्रदेश में नहीं, मतलब इंडिया के हर जगह पे, जैसे यहाँ पे विक्रमादित्य के काम कर रहे हैं, वहाँ पे हर एक राज्य का खुद का एक कथा होता है। उसके हिसाब से सब सीएम अगर एक मिल के अगर पूरा चलाना स्टार्ट कर दें, तो इसमें भी पूरा बैरियर ही खत्म हो जाएगा, पूरा बॉर्डर ही खत्म हो जाएगा। अगर ये चलता रहे, फिर भारत पाकिस्तान भी एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अगर नाटक से ये सब हो सकता है, तो नाटक करवाना जरूरी है। कला अगर ऐसे काम कर रहा है, तो कला को प्रोत्साहन भी जरूरी है। ये सारी चीजें करवाना बहुत जरूरी है। ये कम हो रहा है, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब फिल्म वगैरह कम करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। फिल्म वगैरह में तो कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नाटक में तो कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं होता, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करता, क्योंकि डायरेक्टर के पास लॉजिक होता है। वहाँ पे डायरेक्टर के पास लॉजिक नहीं होता, वो कमर्शियलाइज पूरा होता है। हम इसको ले लेंगे, फिल्म हो जाएगा, ये स्टोरी उठा देंगे, फिल्म हो जाएगा। इसमें तो ऐसा नहीं है, हम लॉजिकली, और जो भी पूरा बैरियर पूरा खत्म कर रहा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल होना चाहिए, 1 महीने भी लगा दो, 2 महीने भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके अनुसार ये बहुत अच्छा है। ये आपको बताऊंगी मैं, 139 डेज का विक्रमोत्सव होता है सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित। और चूंकि आप नाट्य निर्देशन करते हैं, आप स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, तो शायद आने वाले दिनों में हम आशा कर सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पर आधारित आप ये एक नाटक बना सकते हैं कि कैसे वो इस सभी अपनी संस्कृति के लिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। कई वर्षों से उनकी यह मेहनत आज एक बड़ा सपने के रूप में साकार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।